अनीशा शेखर अपनी किताब द रेड फोर्ट ऑफ शाहजहानाबाद एंड आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में एक दिलचस्प किस्से का जिक्र करती हैं। औरंगजेब की बहन रोशन आरा का एक प्रेमी था। नौकरानियों की मदद से छुप छुपाकर उसे लाल किले में लाया गया और कुछ दिनों तक वो वही रहा, लेकिन जब जाने की बारी आई एक गलती हो गई। हुआ यूं कि जिन नौकरानियों को लड़के को बाहर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी वो उसे बीच में ही छोड़कर भाग गई। लाल किले के भूल भुलैया जैसे रास्तों में लड़का रात भर भटकता रहा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। इस बीच सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और अगली सुबह उसे बादशाह औरंगजेब के सामने पेश किया गया। शाही हरम में किसी अनजान शख्स का जाना नाकाबिले बर्दाश्त गुस्ताखी थी। औरंगजेब को जब ये बात पता चली कि लड़के ने क्या किया है, उनके गुस्से की सीमा नहीं रही। उन्होंने हरम में जाने का कारण पूछा। तब पकड़े गए शख्स ने कहा, हुजूर गलती से हरम में पहुंच गया था। औरंगजेब ने पूछा कि भाई ऐसी कौन सी गलती होती है जिससे आदमी हरम में पहुंचता है। तब उसने जवाब दिया लड़के ने कि हुजूर कौतूहल वास्ते यमुना किनारे वाली दीवार पर चढ़ रहा था, गलती से हरम में पहुंच गया। ये सुनकर औरंगजेब ने अपना फरमान सुनाया कि जिस रास्ते से आए थे अब उसी रास्ते वापस चले जाओ। इतना सुनते ही सैनिकों ने उस लड़के को उठाया और 60 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। 31 जुलाई आज की तारीख का संबंध है मुगल बादशाह औरंगजेब से। इसी रोज साल 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां से बगावत करते हुए खुद की ताजपोशी कर डाली थी और खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। हालांकि ये कहानी का अंजाम नहीं था, यहाँ से शुरू हुई थी। सत्ता के संघर्ष की कहानी शुरू हुई थी। एक खूनी खेल शुरू हुआ जिसके तहत दारा शिकोह का कटा हुआ सिर शाहजहां के सामने पेश किया गया। दारा शिकोह की कहानी हम में से कमोबेश लोग जानते ही हैं, ज़्यादातर लोग, लेकिन इस कहानी के मुख्य किरदार सिर्फ दारा शिकोह और औरंगजेब ही नहीं थे। दावा 4 भाइयों के बीच था। सबसे बड़ा और बादशाह का सबसे दुलारा दारा शिकोह, फिर शाह शुजा, फिर औरंगजेब और फिर सबसे छोटा शहजादा मुराद बख्श। शाह शुजा और मुराद बख्श का क्या अंजाम हुआ जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है एक खत से। साल 1658 मई का महीना। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई शाह शुजा को एक चिट्ठी लिखा कि एक सच्चे भाई की तरह मैं तुम्हें ज़मीन और दौलत किसी की कमी नहीं होने दूंगा। शुजा ने चिट्ठी का जवाब तो भेजा, लेकिन साथ ही औरंगजेब के खिलाफ जंग की तैयारियां भी शुरू की। क्यों? दरअसल शाहजहां के 4 बेटों में शाह शुजा दूसरे नंबर पर थे और उन्हें बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और जैसे ही उन्हें मालूम चला कि शाहजहां अपने अंतिम दिन गिनते हैं, उन्होंने भी बादशाह बनने की तैयारी शुरू कर दी। बिल्कुल उस छात्र की तरह जो इम्तिहान से पहले कलम दवात रख लेता है और जब उससे पूछा जाता है कि हो गई तैयारी तो जवाब देता है कि सिर्फ एक चीज़ बची है, पढ़ाई। शाह शुजा का भी यही हाल था। उन्होंने खुद को बादशाह तो घोषित करते हुए खुतबा पढ़वा लिया और अपने नाम के सिक्के भी ढलवा दिए। सिर्फ एक चीज़ बची थी कि अपने 3 भाइयों से उन्हें लड़ाई करनी थी, जीत हासिल करनी थी। पहली लड़ाई में ही उन्हें मौकी खानी पड़ी। बनारस के नज़दीक बहादुरपुर में शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच पहली लड़ाई हुई, जिसमें शाह शुजा को शिकस्त मिली और उन्हें पीछे हटना पड़ा। दारा शिकोह ने फिर भी रहम दिखाते हुए शाह शुजा को बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर बनाया। इसके बाद औरंगजेब की दारा के साथ 2 जंगें हुई। पहली जंग धर्मतपुर में हुई और दूसरी समूगढ़ में। दोनों में दारा शिकोह को हार मिली। इस तरह औरंगजेब आगरे के तख्त पर काबिज हुए। जंग में हारकर दारा अपने परिवार सहित लाहौर की तरफ चले गए। औरंगजेब दारा का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी लाहौर की ओर कूच किया, पीछा किया अपने बड़े भाई का। लाहौर कूच के दौरान ही औरंगजेब ने शाह शुजा को वो ख़त लिखा जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था कि ज़मीन और दौलत की कमी होने नहीं दूंगा, मेरे तरफ आ जा। ख़त लिखने का कारण ये था कि औरंगजेब नहीं चाहते थे कि उनके लाहौर प्रवास के दौरान शुजा बंगाल से दिल्ली पर हमला कर दें। हालांकि शुजा भी सुजान थे। उन्होंने आलमगीर पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया। भरोसा न करने की वजह भी थी कि सबसे छोटे भाई मुराद बख्श ने औरंगजेब की बहुत मदद की थी। बाकायदा दारा की हार में मुराद का एक बड़ा रोल था, लेकिन मौका मिलते ही औरंगजेब ने मुराद को कैद करवाया और फिर मरवा डाला। इसी कारण औरंगजेब की संधि की पेशकश के बावजूद शाह शुजा ने उनसे लड़ाई करने का ही फैसला किया कि तो वैसे भी मार देगा, इसके साथ जाऊंगा तो लड़ता हूँ। औरंगजेब दारा के पीछे पीछे लाहौर गए। आगरा में सल्तनत हुई खाली क्या, अभी राजा नहीं है वैसी स्थिति थी।
शुजा को लगा कि यह अच्छा मौका है। उन्होंने कूच की शुरुआत की और जल्दी इलाहाबाद पर कब्जा कर लिया और आगे बढ़ते हुए खजवा पहुंचे। खजवा आज के फतेहपुर जिले में पड़ता है। यहाँ उनका सामना हुआ औरंगजेब के बेटे सुल्तान मोहम्मद से। सुल्तान मोहम्मद खजवा में क्या कर रहे थे, ये जानने के लिए आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। जुलाई 1658 में जब औरंगजेब लाहौर में थे, उन्होंने शुजा को संधि का खत तो भेज दिया, लेकिन साथ ही बंगाल में अपने गुप्तचर भी छोड़ रखे ताकि हालात की पूरी खबर रख सकें कि अगर कुछ गड़बड़ होती तो पता चलना चाहिए, क्योंकि अपन तो जा रहे हैं लाहौर। शुजा का बनारस और इलाहाबाद पर कब्जा जो हुआ, उसकी पूरी खबर औरंगजेब को मिल रही थी, लेकिन वो शुजा को नाकारा और निकम्मा समझते थे तब तक। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले दारा से निपटते हैं और फिर शुजा को समझेंगे या समझाएंगे या सुध लेंगे। सितंबर 1658 तक दारा औरंगजेब के हाथ नहीं लगे। इसी बीच औरंगजेब को शुजा के इलाहाबाद पर कब्जे की खबर मिल गई। उन्होंने सोचा कि अब शुजा को इग्नोर करना ठीक नहीं रहेगा, ये गड़बड़ कर रहा है, आगरा आ जाएगा। दारा को पकड़ने की जिम्मेदारी अपने सरदारों को सौंपकर औरंगजेब ने अपने बेटे सुल्तान मोहम्मद को शाह शुजा का सामना करने के लिए भेजा और पीछे पीछे खुद भी खजवा तक गए। 2 जनवरी 1669 को खजवा में औरंगजेब और सुल्तान मोहम्मद की फौज इकट्ठा हुई। औरंगजेब ने कुछ और लोगों को मदद के लिए बुलाया, मसलन दक्कन के वजीर मीर जुमला, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह और आमेर के राजा जय सिंह। अब इन सब के सामने शाह शुजा की फौज थी। 3 जनवरी के रोज दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी पोजीशंस ली और 4 जनवरी तड़के ढोल नगाड़ों के साथ हुक्म हुआ, यलगार हुआ युद्ध का। आलमगीर नामा के अनुसार औरंगजेब ने अपनी फौज को अलग अलग डिविजन्स में बांट रखा था। हर डिवीजन के आगे हाथी और बंदूकें तैनात थीं और पीछे बख्तरबंद घुड़सवार। 4 जनवरी सुबह 8 बजे औरंगजेब अपने शाही हाथी पर सवार होकर सेना का मुआयना करने पहुंचे। इसके बाद शाही फौज ने मूवमेंट शुरू किया और 3 बजे तक वो शुजा की फौज से सिर्फ 1 मील की दूरी पर पहुंच गए। 4 जनवरी की शाम तक हालांकि कुछ खास लड़ाई नहीं हुई। दोनों फौजों ने रात भर रुकने का फैसला किया। सैनिक अपनी अपनी पोस्ट पर ही सो गए और औरंगजेब ने भी जंग के मैदान में एक टेंट लगवाया और वहीं सोए। उनके जनरल बाहर पहरा देते रहे। अब औरंगजेब जब टेंट में आराम फरमा रहे थे, अचानक उनकी फौज में भगदड़ मचने लगी। सबको लगा कि शुजा ने हमला कर दिया है और किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। आखिर किसने हमला किया रात में, वो भी औरंगजेब पे, और जिसकी खबर भी नहीं लगी गुप्तचर होने के बाद। यह हमला नहीं बदला था किसका? मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह का। दरअसल राजा जसवंत सिंह ने पहले दारा शिकोह का साथ दिया। दारा की तरफ से उन्होंने औरंगजेब से जंग लड़ी, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने औरंगजेब के साथ संधि की। 14,000 सैनिक लेकर वो शाह शुजा के खिलाफ लड़ाई करने पहुंचे भी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने आलमगीर का साथ छोड़ दिया। इस फैसले के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। यदुनाथ सरकार अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस घटना का ब्यौरा देते हैं। राजा जसवंत सिंह ने दरअसल शाह शुजा को रात में एक संदेश भिजवाया था, मजबून कुछ यूं कि मैं पीछे से शाही फौज पर हमला करूंगा और तुम सामने से आ जाना। मजबूरी में औरंगजेब को सेना सहित पीछे का रुख करना पड़ेगा और मौका पाकर तुम हमला करना। शुजा को यह संदेश पहुंचा। यह खबर भी लगी कि शाही फौज में भगदड़ मच गई है, लेकिन शुजा के सैनिक अपने स्थान पर जमे रहे। यहाँ शुजा के हाथ से एक बहुत बड़ा मौका चला गया। उनकी सेना सिर्फ 24,000 की थी और शाही फौज 90,000। अगर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए शुजा हमला कर देते तो मुमकिन था कि कुछ फ़ायदा मिल पाता, लेकिन शुजा मौके का फ़ायदा तो तब उठाते जब उन्हें मौका लगता। शुजा को इसमें साजिश की बू आई। उन्हें लगा कि जसवंत सिंह और औरंगजेब मिलकर कोई नाटक कर रहे हैं ताकि शुजा हमला करें और उन्हें वहीं धर लिया जाए रात के समय में। दूसरी तरफ औरंगजेब अपने टेंट में सजदे में थे जब फौज ने उन्हें जसवंत सिंह के भागने की खबर दी। उन्होंने बिना कुछ कहे हाथ से इशारा किया, मानो कह रहे हों जसवंत सिंह जाता है तो चला जाए। राजा जसवंत सिंह अपने साथ 14,000 राजपूत सैनिकों को लेकर मैदान से पीछे हट गए। साथ ही और कई सिपाही मैदान छोड़ गए या शुजा के साथ शामिल हो गए। औरंगजेब की ताकत अब आधी हो गई। अगले दिन औरंगजेब सुबह उठकर अपने हाथी पर बैठे और ऐलान किया कि यह खुदा का दिया मौका है। अच्छा हुआ काफिर जंग से पहले ही हमें छोड़कर चले गए। अगर बीच जंग में दगा दी होती तो और भी नुकसान होता। ये खुदा के फजल से हुआ है, हमारी जीत पक्की है। जंग की शुरुआत हो चुकी थी। 10,000 सैनिकों की डिवीजन बनाते हुए औरंगजेब ने फौज को आगे बढ़ाया। आगे हाथी और पीछे घुड़सवार। खुद औरंगजेब 20,000 सैनिकों को लीड कर रहे थे, एक डिवीजन साइज।
2 डिविजन्स कह सकते हैं। अब शुजा का इस प्लान से निपटने का तरीका कुछ और था, क्योंकि डिवीजन टू डिवीजन लड़ाई करना संभव नहीं था, क्योंकि दोनों के खेमों में आकार का फर्क था। डिवीजन टू डिवीजन लड़ते तो शाही डिवीजन के सामने शुजा की ताकत 1/3 रह जाती और शाही डिविजन्स अपने आकार के चलते शुजा की फौज को हड़प जाती। इसलिए शाह शुजा ने अलग फॉर्मेशन को चुना। उन्होंने सबसे आगे आर्टिलरी यानी कि तोपखाना और पीछे एक सीध में पूरी फौज को लगाया। सेम ऐसा ही फॉर्मेशन दाएं और बाएं तरफ रखा। रिजर्व में 2000 सैनिक भी रखे गए जो मौका देखकर बाईं या दाईं तरफ से जुड़ जाते। 8 बजते ही दोनों ओर से तोपें दागी गई, जिसके बाद बंदूकें चलना शुरू हुई। शुजा के बाएं फ्लैंक और दाएं फ्लैंक ने हमला शुरू किया। अब इन दोनों फ्लैंक्स के आगे 3-3 हाथी थे जिनके सीने पर जंजीर बंधी थी। शुजा का यह मूव काम भी आया। औरंगजेब का बायां फ्लैंक टूटने लगा। इसके बाद शुजा की फौज ने सेंटर की ओर मूव किया। औरंगजेब के जनरल मदद को आए। उन्होंने इस फॉरवर्ड अटैक को रोका भी, लेकिन तब तक शुजा का एक हाथी मदमस्त हो चुका था। सेंटर फॉर्मेशन को तोड़ते हुए वो सीधे औरंगजेब के पास पहुंच गया। लड़ाई का सबसे क्रूशियल मोमेंट। अगर यहाँ पर औरंगजेब पीछे हट जाते तो उनकी सेना का मोराल टूट जाता, इसीलिए वो अपनी जगह पर डटे रहे। अपने हाथी को पीछे हटने से रोकने के लिए औरंगजेब ने एक तरकीब भी अपनाई, बड़ी कमाल की। उन्होंने अपने हाथी के ही पैरों को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया ताकि वो भाग न सके। जंग के दौरान ऐसा एक और मौका आया जिसमें औरंगजेब की सूझबूझ दिखाई देती है। शुजा की फौज ने जब दाएं फ्लैंक पर हमला किया, औरंगजेब चाहे तो मदद के लिए उस तरफ मुड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर उनका हाथी मुड़ता तो फौज की नज़र में वो ऐसा आता कि मानो औरंगजेब जंग से पीछे हटते हैं। इसलिए औरंगजेब ने उससे सेंटर में बने रहने का निर्णय लिया और बाएं और दाएं ओर के लीडर्स को संदेश भिजवाया कि मजबूती से जमे रहें, स्टैंड एंड फाइट। यहीं से जंग का पूरा फैसला हो गया। शुजा को जो शुरुआती मोमेंटम मिला वो धीरे धीरे कम होता गया। औरंगजेब की आर्टिलरी ने उसकी आधी फौज का सफाया कर दिया शुजा की। इसके बाद शाही फौज ने तेज़ी से मूव करते हुए शुजा के सेंटर फॉर्मेशन यानी वैनगार्ड को घेर लिया। 10-10 किलो के गोले सैनिकों का सिर उड़ाने लगे। बचने के लिए शुजा हाथी से उतरे और घोड़े पर सवार हुए। शुजा की फौज ने जब खाली हौदा देखा, यानी कि ऊपर जो टैंक सा होता है हाथी के ऊपर, उनका मोराल टूट गया। उन्हें लगा कि शुजा मारे गए। अब शुजा ने इसके बाद सेना की हौसला अफजाई करना चाहिए। हौसला बढ़ता, लेकिन तब जब कोई मौजूद होता। कप्तानों ने देखा कि पीछे का मैदान खाली है, फौज भाग चुकी। जिसको मौका मिला मैदान छोड़कर वो जा चुका था। खजवा की जंग में शाह शुजा को इस तरह शिकस्त मिली। शुजा की 114 तोपें और बांग्ला हाथियों पर शाही सेना ने कब्जा कर लिया। जंग के मैदान से भागकर शाह शुजा बंगाल लौटे, लेकिन यहाँ भी मीर जुमला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अप्रैल 1660 में शाह शुजा और मीर जुमला के बीच एक आखिरी जंग हुई और उसमें भी शाह शुजा को शिकस्त का चेहरा देखना पड़ा, जिसके बाद उसे अराकान यानी आज के हिसाब से बर्मा में शरण लेनी पड़ी, जहां 1661 में शाह शुजा की मृत्यु हुई। शुजा पर मिली जीत से औरंगजेब का रास्ता साफ हुआ। अपने तीनों भाइयों को वो अब रास्ते से हटा चुके थे और अब सिर्फ वही गद्दी के इकलौते वारिस बचे थे। इसी तरह तारीख का ये एपिसोड यहीं पर कंक्लूड होता है। इससे कमल ने लिखा और विजय ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।